चल रही है, मुझे भी अंदर की कुछ चीजें पता है। अच्छी खबर मिलेगी, गठबंधन होता है, सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी चंद्रशेखर सारे लोग मिलकर के एक जगह लड़ते हैं, तो ये भी तय है आप समझिए कि फिर बीजेपी 5 सीट जीतेगी, ये 75 जीतेंगे। तो राजनीति है, जिन दलितों में से, जिन चमारों में से, जिन खटीकों में से, जिन पासियों में से, जिन भंगियों में से बदबू आती थी, आज पूरी राजनीति उनके आसपास घूम रही है। यही ताकत है, यही अम्बेडकरवाद है। देखिए, चंद्रशेखर रावण को अगर पहले तो मुझे लग रहा है कि 99% स्पेस मिलेगा, थोड़ी है, हो सकता है बाद में चंद्रशेखर को राज्यसभा भेज दे, राज्यसभा से ला करके फिर उसको क्या नाम है चंद्रशेखर को मंत्रालय दे दे। तो समाजवादी पार्टी कहती है कि हम अपने हिस्से की 4 सीट चंद्रशेखर के लिए छोड़ दें, तो अच्छी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर नहीं होता है तो आप निश्चित कर लीजिए, बीजेपी दोबारा रिपीट हुई तीसरी बार तो आप पिटोगे, निश्चित तौर पर पिटोगे, क्योंकि बीजेपी और देश की राजधानी दिल्ली में बहुजन समाज के तमाम वक्ता, तमाम कवि आंदोलित हैं डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में। इसी बीच एक सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का बयान, उस पर हम चर्चा करेंगे राहुल नागपाल जी से, क्योंकि इन्होंने बसपा को काफी ज्यादा करीब से देखा है, बहन मायावती से भी मिले थे और उन्होंने जो फैसला लिया इस पर आपकी उनकी क्या राय समझेंगे। सर बहुत स्वागत है। किस तरीके से मायावती के फैसले को देख रहे हैं? कौन से वाला फैसला? अकेला चुनाव लड़ने, अकेला चुनाव फिर से देखिए, ये स्टेटमेंट 15 जनवरी के उनके जन्मदिन की, और उससे पहले भी उन्होंने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैं हमेशा से कहता हूं कि चुनाव को राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए। बहन जी आज ये कह रही है कि हम अकेला चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी पार्टी है, वो पार्टी की मुखिया है, तो आज का उनकी स्टेटमेंट है। हो सकता है कल को सोनिया गांधी, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी दोस्त है मुझे पता है, सोनिया गांधी कल को कहें कि हम अगला प्रधानमंत्री दलित बनाना चाहते हैं और उसमें आपका नाम जो है वो सबसे ऊपर है, तो हो सकता है कि फिर चंद्रशेखर क्या नाम है बहन जी जो है वो कहे कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगे। तो जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती है, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा है कि नहीं बहन जी हमारे लिए सम्मानित हैं और कोई भी कार्यकर्ता उनके बारे में सम्मान से बोले, तो आप इन चीजों को समझिए कि बहन जी अगर आक्रामक हैं तो बहन जी इसलिए भी आक्रामक है, जितना मैं बहन जी की राजनीति को समझता हूँ, बहन जी की राजनीति को समझता हूँ, तो बहन जी इसलिए भी आक्रामक है कि कहीं ना कहीं बहन जी जो है वो दबाव बना रही है, और वर्तमान समय में दबाव की राजनीति है। राजनीति कोई भी लोग कर रहे हो, अगर नेता के ऊपर हम राजनीति में तो सामने वाले पे दबाव बनाना पड़ेगा, तब हमारी कीमत निकल करके आएगी। मायावती ने अखिलेश यादव को गिरगिट तक बोल दिया, पर अखिलेश यादव वो जो कह रहे हैं कि 2019 में हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, अब भी साथ ही उनका इतना प्रेम क्यों दिखाई दे रहा है? सबको पता है, मैंने कितनी बार मीडिया में बात कही और आज फिर कह रहा हूँ, मोदी जी का आना और मोदी जी का जाना, या मोदी जी की जगह किसी और का आना, ये बसपा के हाथ में है। अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का पार्ट बनती है तो 10% वोट प्लस हो जाएगा, और अगर नहीं बनती है तो 10% वोट जो है वो माइनस हो जाएगा, और 10% वोट बहुत होता है। तो अगर मायावती 10% वोट प्लस करती हैं तो वो किस लिए करती है, किस आधार पर, उसके बदले उनको क्या मिलेगा, तो मायावती जी तय करेंगे। तो इंडिया गठबंधन में मायावती जी का आने का मतलब है कि सरकार मोदी जी की नहीं जाएगी, ठीक है, और अगर वो हिस्सा बन जाती हैं तो मोदी जी का जाना है, और अगर बाहर लड़ती हैं तो ये निश्चित है बसपा का भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन बसपा 10% वोट लेगी, जिससे मोदी जी का आना तय हो जाएगा। कोई उम्मीद है कि मायावती आचार संहिता के बाद अपना फैसला बदलेंगी? कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ अभी इस पर टीका टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, और मैं बसपा की राजनीति को जितना समझता हूँ कि अगर बसपा 2024 के चुनाव में आम चुनाव में बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन बार्गेनिंग चल रही है, मुझे भी अंदर की कुछ चीजें पता है। अच्छी खबर मिलेगी, और अगर नहीं बात बनती है, बसपा अकेले चुनाव लड़ती है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट है, और 80 में से 75 सीट कम से कम बीजेपी जीतेगी। 75 बीजेपी जीतेगी, 5-4 सीट की कहता नहीं हूँ। और अगर गठबंधन होता है, सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी चंद्रशेखर सारे लोग मिलकर के एक जगह लड़ते हैं, तो ये भी तय है आप समझिए कि फिर बीजेपी 5 सीट जीतेगी, ये 75 जीतेंगे। बीएसपी का ये कैसा दबाव, उधर कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले हाथ जोड़ते हुए परेशान है, मायावती अपने ही, यही तो राजनीति है, जिन दलितों में से, जिन चमारों में से, जिन खटीकों में से, जिन पासियों में से, जिन भंगियों में से बदबू आती थी, आज पूरी राजनीति उनके आसपास घूम रही है। यही ताकत है, यही अम्बेडकरवाद है, यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि एक दिन वो आए, बाबा साहब ने नहीं कहा कि एक दिन वो आएगा कि आप हमारी तो छोड़ो, हमारे समाज के बच्चों के हाथ पैर जोड़ोगे, तो ये वही तो हो रहा है। आज मायावती के आसपास जो पूरे देश की राजनीति घूम रही है, वो क्यों घूम रही है? क्योंकि 10% वोट उनको दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, जिस गठबंधन में मायावती रहेंगी, इंडिया गठबंधन में जाएंगी, अलायंस में जाएंगी, क्या चंद्रशेखर आजाद को उसमें स्पेस मिलेगी? देखिए, चंद्रशेखर रावण को अगर पहले तो मुझे लग रहा है कि 99% स्पेस मिलेगा, और 1% अगर स्पेस नहीं भी मिलता है तो इसमें यह हो सकता है कि चंद्रशेखर के पास में अभी लाइफ पड़ी है, और
एमपी एमएलए बनना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। हो सकता है बाद में चंद्रशेखर को राज्यसभा भेज दे, राज्यसभा से ला करके फिर उसको क्या नाम है चंद्रशेखर को मंत्रालय दे दे। तो चुनाव लड़ाना या जीतना बड़ी बात नहीं है, सिस्टम का हिस्सा बनना बड़ी बात। और अभी हम चंद्रशेखर और यही बात कर रहे थे, बात हो रही थी आपकी। हाँ, तो मैं और चंद्रशेखर अभी और भी बहुत सारी बात हुई थी, खैर वो बहुत सारी चीजें कैमरे के सामने नहीं बता सकता मेरी क्या बात हुई है, लेकिन इतना तय है चंद्रशेखर मेरा बहुत प्यारा और छोटा भाई है हमेशा से। और आज भी मैंने उनसे बहुत सारी चीजें कही और उन्होंने मुझसे कुछ कहा। तो चुनाव अगर सारे लोग मिल जाते हैं और लास्ट में अगर कांग्रेस ही कहती है कि हमें 4 सीट या समाजवादी पार्टी कहती है कि हम अपने हिस्से की 4 सीट चंद्रशेखर के लिए छोड़ते हैं, तो अच्छी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोड़ेंगे वो उनके लिए। बिल्कुल छोड़नी चाहिए भाई, हमारे देश का उभरता हुआ नेता है, समाज का यूथ उसके साथ में है, तो मैं समझता हूँ होना चाहिए। नगीना से वो चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन से अगर वो ना लड़े तो क्या उम्मीद है आपको, क्या दिख रहा है? देखिए, चुनाव हारना और जीतना, मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। तो चंद्रशेखर तो एमपी का शायद पहला चुनाव भी लड़ रहे हैं अभी, तो उसमें अगर गठबंधन का हिस्सा हुए तो शायद एमपी होंगे, और अगर गठबंधन का हिस्सा नहीं हुए, इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी के दम पर लड़ गए, अपने दम पर लड़ गए, तो कम से कम इतनी ताकत तो चंद्रशेखर की है कि वो किसी ना किसी को नुकसान तो पहुंच जाएगा। और फिर लोग बैठ करके विश्लेषण करेंगे कि साहब चंद्रशेखर की वजह से सपा हार गई, चंद्रशेखर की वजह से कांग्रेस हार गई, चंद्रशेखर की वजह से बसपा हार गई, या बसपा की वजह से बीजेपी जीत गई। जब तुम सबको ये पता है कि इसकी वजह से ये जीतेगा और इसकी वजह से ये हारेगा, तो फिर तुम इकट्ठे क्यों नहीं होते हो भाई? फिर इकट्ठे हो। जब तुमको पता है कि हमारे आपस में लड़ने से बीजेपी की सर को फायदा होगा, तो इनको भी चाहिए कि तुम फिर सारे इकट्ठे हो। अगर तुम इकट्ठे नहीं होते हो तो इसका मतलब तुम खुद चाहते हो कि बीजेपी की सरकार बने। आपने अभी इकट्ठा होने की बात कही, अभी बहुजन समाज के लोग चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक हो जाए, पर इनकी जो दुश्मनी दिखाई देती है नेवला और स्याप की तरह दिखाई देती है। देखिए, एक दूसरे को बहन जी ने अपना भतीजा तैयार कर दिया है, और भतीजा जो है वो चंद्रशेखर पर आक्रामक है। आपने देखा होगा रोज चंद्रशेखर के बारे में बोल रहा है आकाश आनंद। तो चंद्रशेखर को आकाश आनंद को तैयारी इसलिए किया गया, मुझे तो टाइम नहीं मिला, मैं तो बसपा के लोगों से सबसे कह रहा हूँ भाई कि एक इंटरव्यू करवा दो मेरी, मैं कर लेता हूँ आकाश आनंद का इंटरव्यू। मैं तो अभी उनको जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी में नाम नहीं लूंगा, उनसे मैंने कहा। आपको कहाँ से दे देंगे, आप दिन रात बीएसपी को खोल रहे हैं, उनके पर्चे किस नहीं, पर्चे थोड़ी खोल रहे हैं, हम तो सच बता रहे हैं। देखिए, अब ये भी लोग तय करेंगे कि राहुल नागपाल क्या बोलेगा, तो फिर यार ये तो ठीक नहीं है ना। ये मैं टीवी पर बैठ करके मैं क्या बोलूंगा और किस विषय का मुझे कैसे विश्लेषण करना है, मुझे पता है कि मैं जो आज बोल रहा हूँ ये 10 साल 20 साल के बाद कालखंड में कभी सुना वीडियो, ये डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। इस डिजिटल हिस्ट्री में जब राहुल नागपाल का 20 साल के बाद में वीडियो देखा जाएगा, तो लोग पूछेंगे, कहेंगे यार राहुल नागपाल उस समय अकेला था लेकिन बोल रहा था, मेरे सामने मेरे घर में आग लग रही है, उसमें पानी भी ना डालूं, उसमें कहूँ नहीं आग किसकी वजह से लगी, तो बेकार है ना। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि बसपा मान्यवर साहब काशीराम के जाने के बाद में 2007 के बाद में हम लगातार चुनाव हार रहे और हमारा जो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो उसमें गलत क्या कह रहा हूँ मैं? चुनाव हारे नहीं हो क्या? तो ये कहना है कि मैं आक्रामक हूँ, आक्रामक नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ आप सही रास्ते पर आ जाओ। आक्रामक तो आप चंद्रशेखर आजाद पे दसियों मैंने आपके भाषण सुने, आप कह रहे थे ऋतु सिंह के आंदोलन में नहीं आए, आज वो आ गए, किस तरीके से वो देख पा रहे? नेता पर दबाव बनाया जाता है। अगर मैंने यही मंच पे खड़े होकर के कहा कि चंद्रशेखर रावण को यहाँ आना चाहिए और मैं ही था, और चंद्रशेखर रावण ने दसियों बार मैंने बोला, और चंद्रशेखर रावण ने भी सहारनपुर में बोला कि कुछ लोग हैं वो चाहते मैं वहां जाऊं, मैं क्यों जाऊं, लेकिन आज आए ना, एक वीडियो का जिक्र किया, वो मेरा वीडियो था, आज यहाँ आए ना। ये समाज का दबाव होता है, समाज के सामने राजा और रंग सबको झुकना पड़ता है। और सुनो, और चंद्रशेखर के साथ कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है, ये हजारों आदमी है। चंद्रशेखर ने मेरा नहीं भाई साहब को बुलाओ, अभी तुम्हारे सामने खड़े होकर 5-10 मिनट बात की। ये प्यार भी है, ये टकराव भी है, हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है। चंद्रशेखर को मैं जितना प्यार करता हूँ चंद्रशेखर जानते हैं बेहतर तरीके से। मैंने 100 मंचों पर कहा होगा, मुझसे छोटा है यार, 6-7 साल 8 साल, मेरा छोटा भाई है। हमने आंदोलन चलाया जब वो जेल में थे, हमें पता बीमारी में हमने कैसे मजबूत की, तो हम नींव के पत्थर हैं। और राहुल नागपाल की अपनी एक पहचान है। तो ये कहना कि मेरी ना बहन जी से दुश्मनी है, मैं ही था जो मैंने एक समय परिवारवाद के खिलाफ जो ट्वीट किया था, बगल में खड़े थे, और मैं ही था ना जब मैंने परिवारवाद के बाद ट्वीट किया था, प्रोटेस्ट किया था वहाँ बहन जी के परिवारवाद मुर्दाबाद, और उसके बाद में लोगों ने मेरे घर पर पथराव किया, और उसके बाद में मैं ही था कि बहन जी के बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा था। तो आपके विचार में दम होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, वो चाहे चंद्रशेखर के बारे में, चाहे मायावती के बारे में, चाहे अखिलेश यादव के बारे में। अगर आपका विजन क्लियर है तो आपको चंद्रशेखर भी प्यार करेगा, मायावती भी करेगी और अखिलेश यादव भी करेगा। एक आखिरी सवाल, बीएसपी पे ये दबाव पड़ेगा, जैसे आप कह रहे हो कि दबाव पड़ेगा बीएसपी पे? अगर समाज मेरी तरह बोलना शुरू कर देगा तो बसपा का जो बहन जी है ना, बहन जी की तो छोड़ दो, जो बहन जी के आसपास के और लोग हैं, वो सारे वोट तो समाज से ही लेना है ना, वोट तो समाज में। मायावती जी थोड़ी वोट देंगी, आकाश आनंद के अकेले वोट से थोड़ी बसपा है। अरे ये सब लोग खड़े, इनका वोट है भाई, इनके वोट से तुम एमपी एमएलए बनते हो, और इसी का वोट नहीं का वोट, ये चाहते हैं कि बीजेपी हारे और तुम अकेले चुनाव लड़कर इनका वोट खराब कर रहे हो, तो इसको तुम उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो जिस दिन ये सब लोग बोलना शुरू कर देंगे और अगर नहीं मानेंगे
तो फिर तुम्हें वोट थोड़ी थोड़ी देंगे, कांग्रेस को देंगे, सपा को देंगे। अरे फिलहाल हमारे सर पे जूते पड़े, तुम तो महल में बैठे हो भाई। पिट रहा है समाज, पिट रहा है समाज, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है और तुम एक्यूट करके घर में बैठ जाते हो, तो फिर लड़ेगा कौन? तो फिर समाज तुमसे सवाल, कल को अगर मायावती अकेली चुनाव लड़ती हैं और प्रत्याशी का आता है और हमें पता है इसको वोट देने से हम चुनाव हारेंगे, तो हमें लगा यार इसको की वजह इसको दे दो, शायद जीत जाएंगे। और ये हुआ है। 2022 के चुनाव में मैंने पूरा विश्लेषण किया कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का जहां गढ़ था वहां बसपा हारी। लोग कहते साहब चमारों ने वोट दिया। उत्तम बुलंदशहर की सदर सीट है, बुलंदशहर विधानसभा सदर सीट, 1,10,000 चमार जाटव है वहां, ठीक है। प्रत्याशियों को 23,000 वोट मिला, 70,000 वोट पड़ा था, 70% वोट पड़ा था, 77,000 वोट पड़ा। कहाँ गया 50,000 वोट? लोनी विधानसभा 1,30,000 जाटव से मारे वहां पे, 70,000 पोल हुआ, 20,000 वोट मिला। कहाँ गया 50,000 वोट? क्यों? क्योंकि जाटव भी वोट नहीं दे रहा बसपा को उस समय। इसलिए क्यों? क्योंकि उसकी भावना पर, उसकी उम्मीदों पर तुम खरे नहीं उतर रहे हो। खरा उतरोगे तो वोट मिलेगा। एक लाइन में अगर आपसे जानना चाहे तो गरीब दलित शोषित वंचित का जो सुनहरा भविष्य कैसे सुनिश्चित है, अगर आप सुनहरा भविष्य कैसे सुनिश्चित हो? अगर एक सलाह आप देना चाहो? नहीं, सलाह यही है तमाम, देखिए फिलहाल कैसे भी हो, कैसे भी हो बीजेपी को हराओ। एक नारा होना चाहिए, बीजेपी हारेगी तो चीजें बचेंगी, शिक्षा संसाधन संस्थान बचेंगे, आपका नौकरी बचेगी, आपका रोजगार बचेगा, आपकी पिटाई बचेगी, सब कुछ बचेगा। और अगर नहीं होता है तो आप निश्चित कर लीजिए, बीजेपी दोबारा रिपीट हुई तीसरी बार तो आप पिटोगे, निश्चित तौर पे पिटोगे। क्योंकि बीजेपी के लिए सरकार बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करेगी। आज 4 शंकराचार्यों के विरोध के बाद में, हिंदू धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्यों के विरोध के बाद में, पूछ के महीने में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता राम उनके लिए इसलिए सरकार बनाएंगे उनको। तो उनके लिए पहला एक समय होता था जब धर्म के हिसाब से सरकारें चलती थी, आज सरकार के हिसाब से धर्म चल रहा है। तो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या, समझ लो। वो सरकार में बने रहने के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं, कटवा सकते हैं, शहीदों को, हम दलितों को, वंचितों को, मुसलमान को, गाय को, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें सरकार में रहना। तो राहुल नागपालनी जी ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात रखी। फिलहाल आप इस वीडियो पर आप क्या राय है? आप अपनी राय देना, इस वीडियो को शेयर करें।